मेरा सीना बहुत बड़ा था। जो भी मुझे देखता मुझे गंदी औरत समझता और मुझे छूने की कोशिश करता। मैं डर के मारे हर समय अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। लोग मुझे शादीशुदा और बच्चों की मां समझते थे। फिर एक दिन एक लड़के ने मुझे पसंद किया, लेकिन शादी की रात जब उसने मेरी कमीज उतारी और मेरा नाम काव्या है, मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब मैंने खुद को देखा तो मेरे अंदर का स्त्री सौंदर्य बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहनें भी मुझे ताने देती थी। मुझे एक बड़ा दुपट्टा दिया जाता था जिसे मैं संभाल नहीं पाती थी। वह अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता और जब ऐसा होता मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती और डांट की मैं हैरान होती कि आखिर मुझे क्यों मारा जा रहा है। मैंने ऐसा क्या किया था? मेरी और भी बहनें थीं और मैं उनमें सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे शरीर में कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी माँ ने मेरे कपड़ों के साथ साथ दुपट्टस कहा कि मुझे गर्मी लगती है। माँ कहती थी, गर्मी गई, भाड़ में इस चादर से अपने आप को ढक रखो, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात को मेरी सारी बहनें बाजार जाने का कार्यक्रम बना रही थीं। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, इस समय बाजारों में बहुत भीड़ होती है और हर तरफ आवारा लड़के घूम रहे होते हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ, भीड़ में तो मजा आता है। मुझे भी अपनी पसंद की बैंगल्स और दूसरी चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा, अगर तुझे साथ ले जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तुझे देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो इसमें मेरा क्या दोष था? बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का बहुत लंबा, किसी के शरीर में ज्यादा चर्बी होती है तो कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरे अंदर सस्त्री सौंदर्य ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी नहीं देती थी। मुझे इमली और अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वे यह सारी चीजें मुझसे दूर रखती थीं। वह कहती थी, पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है। अगर खट्टी चीजें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कहकर बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कजिन ने मुझसे बहुत बुरी बात कह दी। उसने कहा, जो तेरा हाँ हो रहा है, तुझे तो मिल्क पैक वाले उठाकर ले जाएंगे। ये बात सुनकर मैं गुस्से से लाल पीली हो गई और उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई। मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजिन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी माँ से सवाल करना शुरू कर दिया, आप लोग सबसे दूर दूर क्यों रहते हैं? ज्यादा आना जाना भी नहीं करते। इसे तो कभी कहीं लेकर नहीं जाते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हो जा की है और आपने किसी को बताया नहीं और यह तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी माँ ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उस दिन के बाद से मेरी माँ ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी जब शादी ब्याह में जाने का बहुत शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने का, सबको देखने का और मिलजुल कर खाने पीने का। लेकिन अब मेरी माँ ने मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर थी। धीरे धीरे जब मैं और बड़ी हो रही थी तो मेरी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगीं। मेरी माँ को हर 4 महीने में मेरे लिए नए कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वह मेरे कपड़ों में इतना कपड़ा रखती थी कि अगर कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई खोलकर उन्हें बड़ा कर सके। वह कहती थी, तेरे पिता की तनख्वाह बहुत कम है और मैं हर 4 महीने में तेरे लिए नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी जिसका भाई विदेश में रहता था। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, एक दवाई होती है, गोलियां होती हैं जो इस समस्या को हल कर सकती हैं। अगर तू वह दवाइयां खा लेगी तो तेरा स्त्री सौंदर्य कम हो जाएगा और तू भी सामान्य लड़कियों जैसी हो जाएगी। यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि मैं सामान्य नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरी मदद करे और किसी तरह वह दवाइयां मंगवा दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। उसने कहा, पैसों की कोई बात नहीं है,
मैं अपने भाई से कह दूंगी। उसने कहा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा? उसने जवाब दिया, मैं बता दूंगी कि मेरी एक दोस्त को चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे पहले से ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वह अपने भाई को बताएगी कि मुझे यह दवाइयां चाहिए, उसका भाई समझ जाएगा कि यह मेरे लिए ही मंगवाई जा रही है। मेरा उनके घर में आना जाना था और बचपन से ही मैं सबकी नजरों में आ जाती थी, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही ऐसा था। मैं रात रात भर रोती रहती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी बहनें थीं जो माँ की जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक बहन की सगाई हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे थे। मेरी एक बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वह पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा, मैं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, फिर शादी करूंगी। आप काव्या की शादी करवा दीजिए। वैसे भी इस समय उसके जो हालात हैं, उसका रिश्ता हो जाए तो बेहतर है। उसका रिश्ता खोजने में बहुत समय लग जाएगा। मेरी माँ ने कहा, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ ने तीखे स्वर में कहा, और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही कॉलेज में तेरी वजह से हमें बातें सुननी पड़ती है, और तुझे भी अब क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूं ताकि सारा समाज तुझ पर हंसे और हमारी हर जगह बदनामी हो। मैंने रोते हुए कहा, माँ अगर मैं इतनी बुरी हूं तो मुझे जिंदा ही क्यों रखा है? यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने शक्ति से कहा, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रविवार को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा शरीर थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तुझे पसंद कर लिया तो तेरी शादी करवा दूंगी। फिर तू जाने, और तेरी आगे की जिंदगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी मुश्किलों से तुझे खुद लड़ना होगा। माँ ने सख्त लहजे में कहा। एक दिन हमारी फूफी का बेटा, जो हमारा कजिन था, घर आया हुआ था। वह आंगन में बैठा था और मेरी माँ उसके पास बैठकर बातें कर रही थी। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। माँ ने जब मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास आई और कहा, हट जा, यहाँ से अपने कमरे में चली जा। यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, माँ मैं झाड़ू लगा रही थी। माँ ने गुस्से से कहा, तू झाड़ू मत लगाया कर, ऐसे काम मत किया कर जिनके लिए तुझे जमीन पर बैठना पड़े। उठ जा यहाँ से। उस लड़के के सामने माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। वह क्या सोचता होगा? मैं उससे 3 साल बड़ी थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं भागकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। बाद में माँ ने कहा, अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है। और फिर उसके सामने छार लगा रही थी। तुझे अपना आप दिखाने का शौक है? मैंने कहा, मैंने किसे अपना आप दिखाना था, वह तो छोटा है। माँ ने सख्त स्वर में कहा, छोटा नहीं है, वह जवान है, तू भी जवान है। खबरदार, जो आगे कभी उसके सामने आई तो अब मैं जल्दी से तेरे लिए रिश्ते वालों को बुलाती हूँ। मैं इतनी रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। अगले दिन मेरी खाला घर आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा, तो इसमें कोई दवाई डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। मैं उन्हें क्या बताती कि इस दर्द की कोई दवाई नहीं थी। मैं चुप हो गई। कहती भी तो क्या कहती, अपनी माँ से झगड़ा तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वह मेरी माँ है, लेकिन शायद वह यह बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी संतान हूँ, सबसे छोटी, पर अपने शरीर की बनावट की वजह से सबसे बड़ी लगती थी। शाम को जब मेरे लिए रिश्ते वाले आए तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। माँ कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने पूछा, माँ कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा, यह क्या, इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। माँ ने कहा, यह तो बहुत छोटा है। फिर उन्होंने मेरी दूसरी बहन से कहा, दूसरा दुपट्टा लाओ जो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वह दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा, माँ मैं इस दुपट्टे को कैसे संभालूं? माँ ने कठोरता से कहा, संभालना पड़ेगा। अपने आप को छिपाकर बैठना, ज्यादा नीचे मत झुकना। उनकी बातें मुझे अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्होंने मुझे दुपट्टे में इस तरह लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिख रहा था। फिर कहा, 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थीं। वे माँ से बातें कर रही थीं। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा, ये लोग जॉइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है। तेरा वहां क्या होगा? तुझे तो अपने आप को ऐसे छिपा कर रखना पड़ेगा।
जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग करते थे, जिसमें बस आंखें ही दिखती थीं। वह हंसने लगी और उसकी हंसी की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। 20 मिनट बाद जब मैं बाहर आई तो जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा रिएक्शन दिया। जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा खिसक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ यह दुपट्टा मुझसे संभल नहीं रहा था। उन्होंने कहा, बहन बुरा मत मानिए, पर क्या आपकी बेटी की पहले शादी हो चुकी है? मेरी माँ ने कहा, नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी बेटी है। उन्होंने कहा, यह तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, जैसे दूध पिलाने वाली माँओं का हाल होता है वैसी लग रही है। कुंवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती, कुंवारी लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन बढ़ जाता है और शरीर की बनावट भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले मैंने किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा। मेरी माँ ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो मामला कुछ और ही लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों को भी लोग मुंह भर भर के बातें बनाते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं, हमारे समाज में रिश्ता ठुकराना ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फिर फोन करके यह कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही मना कर दिया, वह भी इतने बुरे तरीके से। वे लोग तो चले गए, लेकिन माँ ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तेरे इतने सारे रिश्ते ठुकराए गए हैं, लेकिन इस बार जो बातें मुझे सुननी पड़ी हैं उन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे, मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनकर बिताई, और सिर्फ तेरी वजह से ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वे दवाइयाँ पकड़ा दी। उसने कहा, तुम्हारी दवाइयाँ आ गई हैं। मैंने कहा, दो मुझे। मैंने इधर उधर देखा और एक साथ ही 3 गोलियां खा ली। मेरी दोस्त घबरा कर बोली, पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने कहा, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा, ये कोई भी बीमारी नहीं है। मैंने कहा, बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए यह मुसीबत और तकलीफ बन चुकी है, तुम नहीं समझोगी। बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां थीं। मैंने उन्हें उतार कर उसे देने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई हो, क्या नहीं चाहिए मुझे? यह बस तुम अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने ही कुछ गोलियां एक साथ खा ली थीं। रात को फिर मैंने गोलियां खा ली। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे समझ आ गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ी दया आ जाएगी। मैंने सोचा, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने होश से ही बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ कमरे में आई, उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। मैं हैरान रह गई। मैं तो बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी हालत अभी भी खराब थी। उन्होंने यह क्या कर दिया? उन्होंने गुस्से में कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? ये कौन से बाहर के देश से तूने गोलियां मंगवाई हैं? ये कैसी गोलियां हैं जो तू खा रही है? और इन्हीं की वजह से और इन्हीं ही वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको दिखा रही है कि तेरे पास बहुत धन दौलत है। मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी किया होता, पर यह सब नहीं करना चाहिए था। मैं माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस चुप रही। माँ ने वो दवाइयाँ बाथरूम में फेंक दी और उन पर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर आगे से तूने इस तरह की हरकत की तो किसी विदुर 4 बच्चों के बाप से तेरी शादी करवा दूंगी। फिर संभालती रहना गैरों के बच्चे। 2 हफ्ते तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी ऐसी हालत कर दी कि जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, नहीं कोई बात करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं मानसिक रोगी बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ मुझे देखने आई थी, लेकिन वह अंधी थी। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। भांजी ने उनकी ओर देखते हुए कहा,
लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, कोई बात नहीं की, बस खुद को चादर में छुपा कर रखा। मेरी बहनें हंसने लगीं। एक ने कहा, अगर तुम्हारी सास की आंखें होती तो वह कभी भी तुम्हारे लिए हाँ नहीं करती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे पति ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था, तुम्हारी पहले शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो, या तुम्हारे कोई बच्चे हुए हैं। मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं, तो मेरे लिए कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक बार देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया, अभी तो शायद पूरे आ जाएं, लेकिन बाद में तो इन्हें ढीला करवाना ही पड़ेगा। शायद 1-2 हफ्ते बाद ही ढीला करवाना पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर ईश्वर का बड़ा कर्म हो रहा होता है। उसकी शादी हो रही होती है। जब वह विदा होती है और अपने घर में कदम रखती है, तब जो भी दुआ करें पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरा साथ दिया है। लेकिन वह तो आंखों से अंधी थी। अगर मुझे देख लेती तो शायद कभी भी मेरा साथ ना देती। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी थी। वह शक्ल से बहुत सेल लग रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। मेरी सास ने भी बताया था कि उनका एक ही बेटा है, बहुत भावुक है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए कोई अच्छी और सब्र करने वाली लड़की चाहिए थी। मेरी विदाई के वक्त मैं बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा लाश हूं। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहागरात थी। पति आने वाले थे। मुझे पता था कि वह भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर मुझे सब सुननी होंगी और सारी जिंदगी ये सब कुछ बंद करना होगा। मेरे पति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रख दी और अब वह केवल कमीज में था। उसने आकर मेरा घूंघट उठाया और कहा, फिर बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ सामान्य तरीके से क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और कहा, आपको अपना तोहफा पसंद आया? फिर वह मुझसे बातें करने लगा। आज से हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात भी बीत गई और अगला दिन आ गया। मेरा पति अभी सामान्य ही था। फिर एक दिन वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद कोई उसे शादी की बधाई दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली। वह कह रहा था, ईश्वर का बहुत कर्म है, बहुत अच्छी। हम सफर मिली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हूं मैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ऐसी औरत तो हर आदमी को चाहिए होती है। मेरे तो सपने पूरे हो गए। मैंने हमेशा से ऐसी ही पत्नी मांगी थी, जो इतनी ही खूबसूरत हो, और फिर बीवी आपकी पसंद की हो तो जिंदगी तो अच्छी ही गुजरती है। मैं हैरान हुई कि मैं उसकी पसंद की हूँ और उसे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। शादी के 3 दिन बाद मेरी माँ ने हमारे लिए दावत रखी। मैं अपने पति के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ ने तुरंत मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऊपर कोई बड़ा दुपट्टा करना था। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। जो दुपट्टा सूट के साथ था वही मैंने अच्छे से किया हुआ है और मेरे पति को ऐसे ही पसंद है। माँ ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, तेरा पति तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में क्या पूरी जिंदगी भी नहीं छोड़ेगा? मेरे पति ने मेरी माँ को देखा और कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ की। उसने कहा, जब से काव्या मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वह मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने के लिए भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा, गाड़ी में ही तो बैठना है। वह बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मेरे कान में कुछ बातें कहता।
फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी माँ और मेरी बहनें यह सब देख रही थीं और उनके चेहरे अजीब हो गए थे। वह हैरान हो रही थी कि उसका पति तो उसे हाथ का छाला बनाकर रख रहा है, और यह सिर्फ शादी के शुरू में नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। आज भी मेरे पति का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब अच्छा लगता है। ईश्वर का कर्म है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म दिए, पर मेरे पति ने वे सारे जख्म भर दिए। मुझे एक अच्छा पति मिला जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मुझे अपना आप छोटा या हीन महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक बहुत अच्छी औरत है और उन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। उन्होंने उसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। सुबह होते ही मैंने दीदी के घर कदम रखा तो जीजू ने मुझे देखकर राहत की सांस ली और कहा, दिया, अब तुम आ गई हो तो मेरी बहुत मदद होगी। दीदी के घर में मैं तेजी से सारी काम कर रही थी। मैं अब 22 साल की हो गई थी। दीदी की मानसिक स्थिति अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं उनके घर गई थी। दीदी और जीजू दोनों अकेले रह रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद दीदी मुझ में काफी खुश होने लगी। जीजू ने कहा कि जब से दीदी की मनोदशा खराब हुई है, तब से अब मैं उन्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिन और उनके साथ रहोगी तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं जीजू के घर रुकने को तैयार हो गई। दीदी की मानसिक अवस्था बहुत खराब थी। वह मुझे जीजू के पास बैठने देती थी और खुद मेरे पास बैठ जाती थी। अचानक दीदी ने जीजू से एक और अजीब डिमांड कर दी कि हमारे लिए एक जैसे कपड़े लाने को कह रही थी। जीजू ने उसका ये मन का काम तुरंत किया और कपड़ों की 2 जोड़ी एक रंग में लाए। दीदी के इस जिद के चलते कुछ और भी विचित्र होने वाला था, इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब हर रोज दीदी जिस ड्रेस को पहनती थी, वही ड्रेस वो मुझे पहनने को भी कहती थी। फिर एक दिन जब मैंने दीदी जैसा मैचिंग गाउन पहना हुआ था और किचन में काम कर रही थी, अचानक जीजू ने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मेरे गले पर हाथ फेरा और मैं उन्हें बताने लगी, मैं कुसुम नहीं, मैं दिया हूं। लेकिन तभी दीदी ने पीछे से कूदने की आवाज की। मुझे और जीजू को इतनी नजदीक देखकर दीदी बिना किसी फर्क के बच्चे की तरह ताली बजा रही थी। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि दीदी ऐसे बचकाना व्यवहार कर रही थी। सच में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तभी जीजू उनकी ओर दौड़ पड़े और उन्हें अपने कमरे में ले गए। जीजू अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे और उनका दीदी के प्रति सच में प्यार था या सिर्फ दिखावा, ये जल्द ही मेरे सामने आना था। कुछ देर बाद जब दीदी सो गईं, तब जीजू मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हें कुसुम समझा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी कुसुम को काम करते देख रहा हूं। मैंने जीजू से कहा, कोई बात नहीं, ये सब गलती से हुआ है। उस रात जब मैं दीदी के कमरे में थोड़ी बात करने गई, तब दीदी ने मुझसे छोटे बच्चों की तरह कुछ खेल खेलने को कहा। उस वक्त मैंने भी उनके साथ वो बचकाना व्यवहार अपनाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ अगर आप उसी तरीके से व्यवहार करें तो वो शांतिपूर्वक आपके साथ रह सकता है, नहीं तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने समझदारी से दीदी के साथ समय बिताया। हम खेल खेल रहे थे कि अचानक जीजू आ गए। उन्हें देखकर दीदी ने उन्हें भी हमारे बीच बैठा लिया। दीदी ने कहा, अब तुम दोनों को साथ में डांस करके दिखाना होगा। उनके बार बार कहने पर हमें डांस करना पड़ा। डांस करते समय ऐसा लग रहा था कि जीजू मुझ में ही खो गए हैं। वो डांस को बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे, इसलिए मैंने खुद उनसे थोड़ी दूरी बना ली। उस दिन दीदी ने मुझसे कहा कि मैं उनके करीब सोऊं। दीदी के इस बात के सामने जीजू भी कुछ नहीं बोले। वे मेरे कमरे में ही सो गए। रात में मुझे अचानक नींद खुली और मुझे प्यास लगी।
पानी पीने के लिए जब मैं अपने कमरे से बाहर गई तो जीजू सोफे पर सोते हुए दिखे। उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आई और दीदी पर मुझे जलन होने लगी, क्योंकि एक इतनी बुरी हालत में दीदी को इतना अच्छा पति मिला था। जीजू में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनकी पत्नी का सुख चला गया था। जीजू दीदी के लिए खुश नहीं थे और ये उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने पानी पीकर दीदी के कमरे में जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जब मैं 10 बजे जीजू का टिफिन तैयार करने के लिए किचन में गई तो जीजू भी मेरे पीछे आए और कहा, दिया, आज मेरे टिफिन बनाने की जरूरत नहीं है। अगले 4 दिन मैं छुट्टी पर हूँ, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे ऑफिस के काम के लिए विदेश जाना है। इसलिए मैंने तय किया कि अगले 4 दिन मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। जीजू का विचार अच्छा था और उस दिन से जीजू दिन भर अपनी कमरे में ही थे। दोपहर को वे बाहर आए और उनका चेहरा देखकर मैंने तुरंत टीवी बंद कर दिया और उनके पास बैठ गई। मैं पूछने वाली थी कि उन्हें क्या हुआ, तभी उन्होंने खुद ही कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, दिया, मुझे अब कुसुम की तबीयत की बहुत चिंता होने लगी है। मुझे डर है कि वो अब मुझे अपना पति भी भूल जाएंगी। मेरी जिंदगी से पत्नी का सुख पूरी तरह चला गया है। ये कहते हुए जीजू ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और उदास होकर बैठ गए। उनकी मनोदशा समझते हुए मैंने सोचा कि अब दीदी के बाद जीजू की देखभाल करने वाली केवल मैं ही हूँ, इसलिए मुझे इस कमी को पूरा करना होगा। जीजू ने कहा, तुम दीदी के बाद इस घर में मेरी देखभाल करने वाली एकमात्र हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उनके इस बोलने पर मैंने सिर हिलाया। हर रात सोने से पहले जीजू दीदी के साथ थोड़ी देर उनके कमरे में बैठते थे और मुझे भी ये अच्छा लगता था। एक दिन जब दीदी ने फिर से छोटे बच्चों की तरह खेलना शुरू किया, तब मैं और जीजू आमने सामने बैठे थे। अचानक एक नए खेल का नाम अचानक से मुंह से निकल गया। मैंने कहा, चलो आज हम दिवसा जीजू और रात्रि कारभारी खेलते हैं। दीदी को तो मेरा ये बोलना समझ में नहीं आया, लेकिन वो नए कुछ सुनकर जैसे छोटे बच्चे की तरह ताली बजाने लगी। जीजू को मेरे बोलने का अर्थ समझ आ गया था और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। जीजू ने मुझसे दीदी के कमरे में पड़ी हुई पानी की बोतल भरने के लिए कहा। जब मैं पानी लेकर आई तो उन्होंने दीदी को उनकी दवाई दी। फिर हम दोनों उस कमरे से बाहर आ गए। मैं सोने अपने कमरे में जाने लगी, तभी अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं नीचे गिर गई। जैसे ही मैं गिरी, जीजू दौड़कर मेरे पास आए। जीजू ने मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैर पर आयोडेक्स लगाया। जैसे ही उनका स्पर्श मेरे पांव पर हुआ, उनकी नजरें बदल गईं। वे मुझे एक अलग नजर से देखने लगे और बोले, दिया, तुम तो सच में कुसुम से भी ज्यादा सुंदर हो। अचानक जीजू के बोलने में बहुत मिठास आ गई थी। तभी दीदी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई और जीजू तुरंत वहां चले गए। सुबह जब जीजू मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा, दिया, तुम्हारा पैर ठीक है ना? अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने जो 4 दिन की छुट्टी ली थी वो सिर्फ मेरे साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए थी। उन 4 दिनों में हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। जीजू और मेरा रिश्ता अब उस खेल की तरह बन गया था। दिन में वे मेरे जीजू थे, लेकिन रात में वे मेरे कारभार बन जाते थे। वे मुझसे दिल खोलकर बातें करते थे, जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। दीदी की मानसिक स्थिति अब इतनी ठीक नहीं थी कि वे भी जीजू के साथ ऐसा कर सकें, इसलिए जीजू ने मुझे अनजाने में ही सही, लेकिन पत्नी का दर्जा दे दिया था। 4 दिनों की छुट्टी खत्म होने पर जीजू 5वें दिन विदेश जा रहे थे। उसके बाद अगले 15 दिन मैं दीदी के साथ घर पर थी। जीजू जब विदेश से वापस आएंगे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन एक दिन अचानक दीदी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। इस वजह से जीजू को विदेश से तुरंत लौटना मुश्किल हो रहा था। वे बार बार कोशिश कर रहे थे। जब जीजू भारत लौटे तब उन्हें दीदी से आखिरी बार मिलने का मौका मिला, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और वे अंतिम सांस ले रही थीं। दीदी की मौत के बाद मैं ही जीजू की देखभाल करने वाली थी, क्योंकि उनके पास रिश्तेदार कोई नहीं था। मेरी माँ मुझे घर ले जाने लगी, लेकिन जीजू ने माँ को मनाकर कहा कि उन्हें मुझे कुछ दिन की जरूरत है। जीजू का भोला भाला व्यवहार सबने देखा था, इसलिए माँ ने उनके ऊपर भरोसा करके मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दी। अब मैं दीदी के घर जीजू के साथ अकेली थी।
जीजू अब न तो अपने काम पर जा रहे थे और न ही कुछ और कर रहे थे। वे बस दीदी की यादों में खोए रहते थे। जीजू को होश में लाने का एक ही तरीका था और वो था उनके करीब जाना। धीरे धीरे मैंने जीजू के करीब जाने की कोशिश शुरू की। मुझे लगा कि जीजू सच में दीदी की यादों में हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा करीब गई तो मुझे एक अलग एहसास होने लगा। कभी कभी मैं खुद ही जीजू के पास जाने का इंतजार कर रही थी। एक बार मैं दीदी के ड्रेस में बहुत सुंदर सजी और जैसे ही जीजू ने मुझे देखा, उन्होंने अचानक मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे कितनी बार अपने गले में बांध कर रखा। जब वे मुझसे थोड़ी दूर हुए तो उन्होंने कहा, तुम तो दिया हो, मुझे लगा तुम कुसुम हो। कई बार वे मेरे पास आए, लेकिन अक्सर उन्होंने ये बहाना बना लिया था कि वे मुझे कुसुम समझ रहे हैं। कई बार जब मैं दीदी के बाथरूम में होती और मेरा तौलिए बाहर छूट जाता तो मैं उसे जीजू से मांगती, लेकिन वे तौलिए देने के बजाय बाथरूम के अंदर आ जाते। वे भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी वे मेरे चेहरे को देखते तुरंत मुझसे दूर हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जीजू सच में मुझ में कुसुम को देख रहे थे या वे जानबूझकर मेरे पास आने का बहाना कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे ये सब समझ में आने लगा। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं काफी अच्छी तरह तैयार हुई थी। मैंने जीजू को बताया कि आज मेरा जन्मदिन है। उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो एकदम कड़वे लग रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आईने के सामने बैठाया और उनका चेहरा ठीक करने लगी। जब उनका चेहरा पूरी तरह साफ हुआ तब वे पहले की तरह हीरो लगने लगे। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जीजू, दीदी को गए 20 दिन हो गए हैं। अब तुम्हें अपने विचारों से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, दिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे हर चीज में कुसुम ही नजर आती है। उसे मेरी नजरों से हटाने का काम अब तुम्हारा है। तुम ही इसका उपाय कर सकती हो। जन्मदिन के इस मौके पर मैंने खुद को एक गिफ्ट देने का सोचा और वो गिफ्ट था जीजू को अपने करीब लाने का। सच में जीजू भी मेरे करीब आना चाहते थे, लेकिन वे सब कुछ मुझसे करवाने में लगे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम दीदी को मत भूलना, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम इसे मेरे साथ अच्छे से सेलिब्रेट करोगे? वह हंसते हुए बोले और फिर से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शाम को मैंने जीजू के साथ अपना जन्मदिन का केक काटा। जब मैं केक काट रही थी, उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर केक काटा। सेलिब्रेशन के बाद मैं दीदी की शादी की साड़ी पहनकर आई, जैसे कि जीजू ने मुझसे कहा था। मुझे साड़ी में देखकर जीजू का भान थोड़ा खो गया। वे धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे और कुछ ही पलों में वे मेरे बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और फिर मुझे अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले गए। उस रात हमारे बीच की नजदीकी बहुत बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि जीजू मेरे पास ही थे। उन्होंने मुझे जोर से दिया कहकर बुलाया। मुझे लगा कि उन्हें कभी मुझ में कुसुम नजर नहीं आई। जब मैंने बेड से उठकर बैठी तो कमरे की हालत देखकर मैं हैरान रह गई। यह मेरी ही कमरा था, लेकिन वह पूरी तरह अस्त व्यस्त था। मैंने जीजू से पूछा, यह कमरा इतना बेतरतीब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, दिया, क्या तुम एक रात में सब कुछ भूल गई? रात को हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और इसी कारण ये कमरा इस हालत में आया है। मेरे लिए उनकी बातें विश्वास करना मुश्किल था। मैंने हंसते हुए कहा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? लेकिन जीजू अचानक मुझ पर भड़क गए और बोले, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो और तुमने ये सब बहुत अच्छी तरह कर लिया है। ये कमरा मैं ही ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि रात भर मैं इस कमरे में तुम्हारे छुपाए हुए सबूत खोज रहा था। तुमने मेरी कुसुम को खाने में कुछ जहर दिया है क्योंकि तुम्हें उसकी जगह लेनी थी। मुझे तुम्हारे इरादे समझ आ गए थे, लेकिन मेरी कुसुम को शायद तुम्हारा यह चेहरा नजर नहीं आया। इतने दिनों से मैं चुप था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आए। जीजू की बातें सुनकर मैंने कहा, मुझे पता है रात भर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे कमरे में क्या खोज रहे थे। मुझे जानना था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि अब तक सच क्या है ये आपको नहीं पता है, लेकिन आज सच बताने का समय आ गया है। मैंने जीजू के सामने दीदी की रिकॉर्डिंग शुरू की। वो रिकॉर्डिंग उसी दिन की थी
जब मैंने दीदी के घर आकर 2-3 दिन बिताए थे। दीदी तब से मुझे लगातार जीजू के पास भेज रही थी और मुझे ये सब समझ में आ गया था। दीदी की कमरे में रहते हुए मैंने उसका पूरा नाटक समझ लिया था। दीदी ने मुझे सब कुछ सच्चाई बताई थी। दीदी को कैंसर था और इसलिए उसके पास बहुत कम वक्त था। उसने जीजू को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया था ताकि मेरा और उसके पति का रिश्ता मजबूत हो सके। दीदी चाहती थी कि जीजू मेरे प्यार में पढ़े और इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो चाहती थी कि उन पर देखभाल करने वाला कोई हो। मेरी दीदी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, बल्कि वो सब नाटक कर रही थी ताकि जीजू उनसे थोड़ी दूरी बना सके। जीजू को दीदी से बहुत प्यार था, इसलिए दीदी ने कैंसर के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब जीजू ने सच्चाई सुनी, उनके आंखों में आंसू थे और वो बोले, मेरी पत्नी सच में बहुत पुण्यवान थी, उसका पुण्य वो हम में छोड़ गई। जीजू ने मुझसे कहा, दिया, तुमने मुझे सच नहीं बताया और अपनी दीदी के आदेश का पालन किया, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझा। मैंने कहा, जीजू, आपको अपना प्यार किसी और के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपका प्यार केवल दीदी के लिए था। इस पर जीजू ने कहा, तुम्हारे साथ शादी करके मैं अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर रखूंगा। तुम हमारे प्यार को बढ़ाओगी, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे परिवार ने जीजू के साथ मेरा विवाह तय कर दिया। अब जीजू मेरे जिम्मेदार बने थे। उनका प्यार सच में सच्चा था और वो मुझे बहुत समझते थे। मेरी बहन ने जाते जाते अपनी छोटी बहन का परिवार बसा दिया और अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। परिवार का महत्व बहुत बड़ा होता है। परिवार ही वो ढाल होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए अपने परिवार की देखभाल करें और उनके साथ जुड़े रहें। ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।